So yes guys, welcome to Target Academy, and today we are going to solve some Astu Pre-VQ, some of the MCQ, some of the numericals, कुछ है निकाल के रखा हुआ है। देखते हैं guys, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट है। देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इजी, मटेरियल साइंस में भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। एंड ये जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम हुक्स लॉ। स्पेलिंग गलत है, HOOKE होना चाहिए। सो हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, क्या होगा गाइस, एनीवन? B. Limit of proportionality, yes. It says because stress is directly proportional to strain, which is Hooke's law. And if you remove the proportionality sign, you will get one constant, which is a property of a material called Young's modulus of elasticity. ठीक है, Young's modulus. So ये आपको मिलेगा. This thing is equal to y is equal to mx, a straight line. स्ट्रेट लाइन। और क्वेश्चन में ही जब आप इसका आंसर देते हो, हुक्स लॉ को जब स्टेटमेंट देते हो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट्स लिखा जाता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हैंस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज समवट लाइक दिस। ये y एक्सिस में बनाते हैं हम लोग, स्ट्रेन जो है x एक्सिस में बनाते हैं। सो यस, m गिवन बाय e, ये आपका होता है यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेट लाइन जहां तक वैलिड रहेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वहां तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। उसके बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आता है। तो इलास्टिक लिमिट कैन बी ऑन द स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी ऑन द कर्वेचर ऑल्सो। तो जहां कर्वेचर हुआ वहां स्ट्रेट लाइन होल्ड, इट विल नॉट होल्ड गुड आउट देयर। सो यस, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वैलिड रहेगा एटलीस्ट, दैट इज वाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फाइन। On a principal plane, the value of shear stress is anyone? Zero. Yes. What are principal planes? मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिखते भी चला जाता हूँ। What are principal planes? All of you. So principal planes are those planes which do not carry shear stress. एकदम आराम से पढ़ना है हम लोग को अभी, ठीक है? हो सकता है 11:30, 12:30, 1 भी बज सकता है आज पढ़ते समय। So kindly be there. Do not worry about it. I am there to help, or you kindly be there to just learn the entire thing. मॉम 2 दिन में पढ़ा दूंगा आपको मैं। तो डू नॉट कैरी एनी shear stress, टाउ हो जाएगा 0। प्रिंसिपल प्लेन्स होता क्या है? प्रिंसिपल प्लेन्स आर दोस प्लेन्स व्हिच डू नॉट कैरी shear stresses, एंड प्रिंसिपल प्लेन्स वे जब shear stress नहीं होगा तो उसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस आर जनरली गिवन बाय सिग्मा 1 सिग्मा 2। कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा मेजर, और कभी इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा माइनर। दिस इज अ कंडीशन वेयर if member is given to you, and if the member is something like this which are loaded in two biaxial directions, यानी कि biaxial directions में loaded है, and it is also accompanied by shear tau xy, this is the shear। तो ये जो जिस तरह का लोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, इन दिस केस कोई भी प्लेन, इफ यू टेक अ प्लेन, इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, उस प्लेन पे सिग्मा एन और या सिग्मा थीटा, या उस प्लेन पे टाउ थीटा, ये आपको जरूरत पड़ेगा गाइस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में जरूरत भी पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन किया जाता है कुछ रिजॉल्व करके, बट अभी एट दिस मोमेंट मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। सिग्मा थीटा लिखने का तरीका बता देता हूँ। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ट्वाइस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई को टाउ ही लिख देते हैं, टाउ साइन ट्वाइस थीटा। एंड हमारे पास आता है यहाँ पे टाउ थीटा, दैट इज गिवन एज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ट्वाइस थीटा माइनस टाउ कॉस ट्वाइस थीटा। ये है एनी रैंडम प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, वहां पे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का वैल्यू है। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। टारगेट के स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर रिवीजन करा रखा है। तो ये तो क्लियर है। अगर ये प्लेन एट एनी एंगल थीटा, यानी कि टाउ थीटा इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम लोग को ऐसा प्लेन निकालना है जहां पे कोई shear स्ट्रेस ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टाउ थीटा को हम लोग 0 कर देते हैं। जब टाउ थीटा को 0 करते हैं तो वी विल गेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ट्वाइस थीटा माइनस टाउ कॉस ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 0।
तो माइनस टाउ कॉस थीटा को उधर ले जाओ, तो आई हैव सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू टाउ कॉस ट्वाइस थीटा। तो इधर से cos 2 थीटा को इधर ले आओ, तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इज विल बी tan 2 थीटा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 2 टाउ, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई नीचे आ जाएगा। दिस इज तो ये आप अगर आप इसको देखते हो, दिस एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन, तो tan क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाउ, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो, क्योंकि टाउ थीटा जीरो करने से हम लोग को tan 2 थीटा का वैल्यू मिला, तो tan 2 थीटा से हम लोग को क्या मिलता है, वी गेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाउ बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इससे हम लोग को ऐसे थीटाज मिलते हैं जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो हो रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, कि भाई प्रिंसिपल प्लेन होगा कहाँ, तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें से 2 थीटा निकलेगा, एक थीटा 1 निकलेगा, दूसरा थीटा 1 प्लस 90, बिकॉज बोथ प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ पे हम लोग को लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर जब लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन मिल चुका है, तो अगर हम लोग वही थीटा का वैल्यूज उठा उठा के अगर हम लोग सिग्मा थीटा पे पुट करते हैं, तो हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 थीटा, तो ये 2 टाउ, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो cos 2 थीटा क्या होगा, दिस इज पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो cos 2 थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा देखो, तो बेस इतना, परपेंडिकुलर इतना, तो दिस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर का रूट अंडर। तो cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये सब का वैल्यू यहाँ उठा के पुट करोगे ना जब आप cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का, तो आपको सिग्मा मेजर और सिग्मा माइनर मिलेगा गाइस। याद रखना है सिग्मा मेजर यानी कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मेजर एंड माइनर, इसका लिखने का तरीका है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ ऑफ, अगर मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो हो सकता है मॉम का एग्जाम भी पार हो जाए, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, प्लस साइन मेजर माइनस साइन माइनर, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मोर सर्कल बनाने में काम आता है गाइस। दिस थिंग विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मोर सर्कल। एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, 2 वीडियो अपलोडेड है मॉम के ऊपर, एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी वीडियो अपलोडेड है, और एक में आंसू का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया हुआ, वो भी अपलोडेड है, उसमें मोर सर्कल्स मैंने ड्रॉ किया है, तो वहां पे ये सब चीज का जरूरत होता है गाइस। सो मोर सर्कल ड्रॉ करने में काम आएगा। ठीक है, मोर सर्कल में अगर आप वो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है मोर सर्कल में डाउट है, मेरे को बोलना, I'll help you with some more questions from that. सो ये मेजर एंड माइनर, ये देखना मोर सर्कल में, इसको मैं इसका रेफरेंस में ड्रॉ करूंगा गाइस आप लोगों के लिए। हाँ, तो यहाँ तो ये चलो क्लियर है कि ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज 0, नो शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स। इफ अ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, पे अटेंशन टू यूनिट्स, हाँ 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है और टॉर्क दिया हुआ है 50,000 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है एक तरफ, एक सेंटीमीटर है, देख लो। मैक्सिमम शियर इंड्यूस्ड इज, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जनरली ये गेट का क्वेश्चन है, सच बताओ तो गेट में पहले क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो टॉर्क, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, दिस टॉपिक इज नोन एज टॉर्शन इन शाफ्ट्स, टॉर्शन इन शाफ्ट्स। थोड़ा सा आप लोग को डिटेल्स में चलता हूं मैं अभी। टॉर्शन इन शाफ्ट्स, मैं डिटेल्स में क्यों जा रहा हूं, एक बार आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में जाते हैं, इफ आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, सो मैंने एक क्वेश्चन निकाल रखा है आप लोगों के लिए आज, जो कि है ये रहा, यहाँ पे, अ शाफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर इन 2022 में आया हुआ, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वहां पे 746 किलोवाट 800 आरपीएम पे ये सब क्वेश्चन है। मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट इज दिस, एंड मीन ट्विस्टिंग मोमेंट इतना है ना, कुछ भी कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से लेवल 3 ऑफ डिफिकल्टी। तो चलो, अब हम लोग, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ टॉर्सन इन शाफ्ट का थोड़ा डिटेल्स, सो दैट वी विल बी एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट बैक इन दैट न्यूमेरिकल। तो टॉर्सन क्या होता है, वी इन व्हेनेवर देयर इज अ टॉर्सन, टॉर्सन का मतलब होता है टॉर्क लग रहा है। तो शाफ्ट इज ए पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट इन ए मैकेनिकल बॉडी या फिर ए मैकेनिकल डिवाइस। तो शाफ्ट एक पावर ट्रांसमिटिंग है।
तो पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा तो उसमें टॉर्शन से होता है। तो पहला पहला टॉपिक यहाँ पे पहला आता है कि पावर का रिलेशन टॉर्शन के साथ। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है एक बात, जब भी हम लोग कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी जो है वेलोसिटी v से मूव कर जाता है, the body is moving with a constant velocity on application of force F, तो फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेट करते जाएगा, तो वेलोसिटी v है अगर उसका, तो बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी भी रह सकती है। तो लीनियर पावर जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। देख लो, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर इज जूल, जूल पर सेकंड इज वॉट, पावर। उसी तरीके से इफ पावर हैज टू बी ट्रांसमिटेड इन रोटेशन, तो फोर्स का एनालॉगस टर्म आता है टॉर्क और v का एनालॉगस टर्म आता है ओमेगा। So rotational power is torque into omega, and we know omega is equal to 2 pi n by 60, where n is revolutions per minute RPM है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। So इसको उठा के यहाँ पुट करो तो you will get rotational power is equal to 2 pi nt by 60। अगर ये आपको वॉट में आएगा, अगर आपको किलो वॉट लिखना है तो इट विल बी 2 pi nt by 60 into 1000, इट विल बिकम किलो वॉट। इसका यूटिलाइजेशन करके पावर दिया हुआ रहेगा, एन दिया हुआ है, तो मीन टॉर्क निकलेगा। वही चीज हम लोग बाद में यूज करेंगे। टॉर्शन इन शाफ्ट, तो जब टॉर्क निकल जाएगा, whenever we'll be able to find out or determine the value of the torsion in the shaft, so टॉर्शन को यूज करके we will have one simple equation of torsion, तो इसको बोलते हैं equation of pure torsion। equation of pure torsion, equation of pure torsion कैसे लिखते हैं guys? T by J is equal to tau by R is equal to g theta by L। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ, ये शाफ्ट है, तो ये L है, इसमें ट्विस्टिंग कपल लगता है, एक T ऐसे तो दूसरा T ऐसे जाएगा गैस, ट्विस्टिंग कपल लगा, वही टॉर्शन। टॉर्शन की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। R जो है, दिस R, तो शाफ्ट को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, आइसोमेट्रिकली थोड़ा देखते हैं अगर ऐसे, तो ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो R इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कोई भी डिस्टेंस, जैसे R1 या R2, और ये एकदम अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो दिस इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, कैपिटल R। अगर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट D दिया हुआ है या कैपिटल D दिया हुआ है, स्मॉल d ही लेके चलते चलो, सो स्मॉल d दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ द शाफ्ट कैपिटल R, या फिर ठीक है R इज इक्वल टू d/2, ये होगा। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, दिस इज टॉर्शन लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्शन लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ओमेगा स्पीड में। फाइन, तो टॉर्शन निकल जाएगा। हम लोग को कभी कभी मैक्सिमम शेयर निकालने बोलेगा, तो अभी क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस जब हम निकालते हैं तो हम लोग को इस दोनों से ही मतलब है, वी वांट दिस टू ओनली, ये जरूरत नहीं है अभी। इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि थीटा जो है कि ओवर ए लेंथ ऑफ एल, ये कितना थीटा ट्विस्ट कर गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट है इन रेडियंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब काम आएगा तब बताऊंगा क्या होता है, अभी जो काम है उसको पहले कर लेते हैं। तो टॉर्शन आपको दिया हुआ है 50,000 न्यूटन मीटर, दिस इज टॉर्क। अब J, नाउ J इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाएगा तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ठीक से पढ़ा हुआ होता तो आपको ये समझ में आएगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका आसान है। तो देयर इज एक्सिस ऐसे, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, देयर इज एन एक्सिस ऐसे जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और देयर इज एन एक्सिस ऐसे जिसको जेड एक्सिस बोलेंगे। तो आई एक्स एक्स एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग में काम आएगा गाइस, बेंडिंग में काम आएगा ये। तो आई एक्स एक्स पाई डी टू द पावर 4/64, आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/64। तो ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक परपेंडिकुलर, ऑल ऑफ दिस थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/64, पाई डी टू द पावर 4/64। अभी आप लोग ये मत समझना कि मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ सर, खाली डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है आप ग्रुप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉलेज में जैसा पढ़ाया, दैट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टीच अकॉर्डिंग टू व्हाट यू गाइज नीड टू लर्न फर्स्ट। सो 2 से चला जाएगा 32, सो आई विल हैव पाई डी टू द पावर 4/32 व्हिच इज आई जेड जेड, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, सो वी विल हैव आई जेड जेड एज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जे का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा,
तो shear stress निकालना है, तो shear stress in this case tau is equal to T by J into R। अब एक बात देखो तो, shear stress is directly a function of what? R। अगर R जीरो होगा तो shear stress जीरो होगा, मतलब क्या, सेंटर पे shear stress जीरो होगा। R जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो shear stress भी linearly बढ़ते जाएगा, पावर 1 पे है, डिग्री 1, तो लीनियर वेरिएशन है गाइस, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट ऑब्वियसली। शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, रेडियस बढ़ते जाएगा तो शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, यानी कि रेडियस जब मैक्सिमम होगा तो शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, तो टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू टी बाई जे इंटू डी बाई टू। तो टी का वैल्यू 50,000 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, और आंसर कैसे में निकालना है आपको, आंसर मेगा पास्कल में, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। सो 50,000 दिस, और यहाँ पे डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm, तो यहाँ से 2 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पाई डी टू द पावर 4 बाई 32, और यहाँ डी एक, सो डी डी कैंसिल, 2 से चला गया 16, सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू 16 इंटू 50,000 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, तो 100 का क्यूब, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, जितने लोग हैं स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इन द ग्रुप, कैन आई हियर फ्रॉम यू गाइस, इज इट क्लियर? If there is any doubt, Yes, sir. I am stopping for 1 minute। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, डू नॉट हेजिटेट प्लीज, ठीक है। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग, एंड इफ इट इज क्लियर वेल एंड गुड। कैलकुलेशंस आप कर लेना गाइस, हाँ इसका। चल आई मूव अहेड ऑल ऑफ यू, ठीक है, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है, इज और आर ट्रू, अगेन गेट का क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जहां से आता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, गेट का क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको ये बताना भी चाहता हूँ क्योंकि गेट में भी ये सब क्वेश्चन आता है, तो जो मिथ होगा आपको गेट को लेके वो भी क्लियर होता चला जाएगा साइड बाई साइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है इफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन टू एंड्स on just simple supports, the simple supports can be in the form of hinge support and roller support, ठीक है, तो hinge support और roller support पे है, ठीक है। तो which are the following, ठीक है, deflection at supports in simply supported beam is maximum, obviously false, क्योंकि जब सपोर्ट्स होगा वहां पे बीम कभी भी नीचे नहीं आता है, तो बीम का कर्वेचर जो होगा, दैट बीम कर्वेचर विल टेक प्लेस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो बीम डिफ्लेक्शन एट, ये गलत है, स्लोप इज मिनिमम एट द सपोर्ट्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, स्लोप इज मिनिमम एट द सपोर्ट्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ये भी गलत है। कैसे? स्लोप का मतलब क्या होता है, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ बीम, तो ये कर्वेचर का लाइन है। तो बीम, एक बार अगर बीम पे लोड करते हैं हम लोग, तो बीम ऐसा होता है, तो अपने नॉर्मल जगह से न्यूट्रल एक्सिस जो है कितना नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। इन दिस केस दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, यहाँ पे भी सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं है यहाँ और यहाँ पे। जब भी होगा डिफ्लेक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल द सेंटर ऑफ द बीम एंड देन अगेन बिकम्स जीरो टुवर्ड्स द अदर सपोर्ट। स्लोप इज मिनिमम एट द सिंपली सपोर्टेड बीम, at supports in a simply supported beam, slope is minimum, गलत बोला। स्लोप का मतलब क्या होता है, whenever we tell slope, तो स्लोप इज ऑलवेज dy by dx। dy by dx क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर आएगा, कोई भी कर्वेचर है, उसमें अगर हम लोग एक, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्वेचर, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ कर्वेचर, तो टेंजेंट जो होगा गाइस, दिस टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिस, तो वो एट दिस पॉइंट टेंजेंट जो है कितना स्लोप है, उसका स्लोप निकालने के लिए थीटा, तो यानी कि tan थीटा निकालना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप यहां देखते हो, इस पॉइंट पे अगर स्लोप बनाते हो, कर्वेचर लाइन पे आप स्लोप बनाओगे ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस से इतना थीटा, थीटा 1, फिर यहाँ स्लोप बनाओगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे थीटा 2, आप देखो स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है, और जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा, वहां पे थीटा जीरो हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का। फिर से जाके यहाँ पे, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो सेंटर से फिर से
मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि स्लोप इज मैक्सिमम, dy बाय dx is max where at the supports and dy by dx is minimum at the highest deflection। जहां भी हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होगा वहां पे कर्वेचर मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है कैलकुलस, वहां पे the tangent to the curve will become parallel to x-axis and then the slope will become zero। Deflection is maximum at a point where slope is zero। ऑब्वियसली अभी वही बता रहा था मैं, जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां स्लोप जीरो होगा, बिकॉज वहां का टेंजेंट जो है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए आप लोग को। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, अगर आप और भी वीडियोस देखोगे मेरा, उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का अपलोड किया हुआ है इसमें। नाउ अनदर क्वेश्चन, द ट्विस्टिंग कपल इन a shaft introduces, all of you, P by J is equal to tau by R is equal to G theta by L। ट्विस्टिंग कपल, तो टॉर्शन, ट्विस्टिंग कपल को टॉर्शन भी बोलेंगे आपको। टॉर्शन से क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा, दैट्स इट। और याद रखना एक और चीज बता देता हूँ, और बेंडिंग से नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, सिग्मा। ध्यान रखना, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि कोई भी प्लेन जो अगर होगा उस पे परपेंडिकुलरली काम कर रहा होगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। परपेंडिकुलरली काम करने वाला को सिग्मा बोलेंगे। नॉर्मल विच विल ऑलवेज बी at perpendicular direction when considering the cross section of the section we are considering। तो बेंडिंग में सिग्मा होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन ये है, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग क्या है, m by i इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e बाई r। जब भी बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करेंगे वहां सिग्मा आएगा, जब भी टॉर्शन कंसिडर करेंगे वहां पे शियर स्ट्रेस आएगा। दिस इज इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्प्रिंग्स each of stiffness k are in series, the equivalent stiffness will be two springs in series। आपको समझा देता हूं, जब स्प्रिंग दो तरीके से रहता है, और एक होगा जब स्प्रिंग ऐसे रहेगा, जैसे यहां से कुछ लोड लगा W, यहां से कुछ लोड लगा W, तो ये K1, ये K2, ये K1, ये K2। तो जब पैरेलल रहता है ना, तो दोनों स्प्रिंग जो है अपना अपना फोर्स लगाता है, तो ये जो है एड अप हो जाता है डायरेक्टली। सो के इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। एकदम रेजिस्टेंस जो पढ़ते थे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो वहां पे एकदम उल्टा हो जाता है, पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता था, याद होगा शायद आप लोग को, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे कनेक्ट करते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता था सीरीज में। और जब पैरेलल होता था तो इन दैट केस तब क्या होता था, R1 R2, तो इसका इक्विवेलेंट होता था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 R इक्विवेलेंट, 1 बाय R इक्विवेलेंट, ऐसे होता था। तो पैरेलल में अब उल्टा हो जाएगा और सीरीज में उल्टा हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ऐसे होता है। करके देख लो, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। सो 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 नीचे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एक तरफ ऊपर K2 और K1 आ जाएगा। सो इन दैट केस K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दोनों K सेम है, सेम K, तो K इंटू K प्लस डिवाइडेड बाय ट्वाइस K, सो आई विल हैव K बाय 2, आंसर बी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो गाइस? क्लियर टू यू Yes, sir. ऑल ऑफ यू? सब किसी को क्लियर है? Yes, sir. सब किसी को क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, নহলে যদি কিবা डाउट আছে यू गाइस प्लीज आस्क। अभी एक टर्म आता है जो बहुत लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जिशान कहाँ यूज करते हैं इसको?
कौन सा टॉपिक में यूज करते हैं? सर ई आई हो। वेरी गुड। कहाँ आता है ई आई? ज्यादातर देखा जाएगा तो सर इक्वेशन पे है बेंडिंग yes, में इक्वेशन। yeah, flexural rigidity always comes in into play when we are talking about the bending of beams. So flexural rigidity के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो it always come into existence जब भी बेंडिंग ऑफ बीम्स हो रहा होगा, या फिर कॉलम्स, अगर मान लो कॉलम ऐसे रहते हैं और कॉलम ऐसे करके बेंड कर गए तो वहां पे आएगा ई आई। या फिर बीम ऐसे है तो बीम जो है अगर वो डिफ्ले यानी कि तो कोई भी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लोड की वजह से अगर वो बेंड होता है तो ये बैंड कितना ज्यादा होगा ये कौन बताएगा? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नाम है, सुन लो, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या है? रिजिड। किसके लिए? कितना फ्लेक्सिबल है उसके लिए। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, बिकॉज उतना रिजिड होगा, यानी कि रिजिडिटी हाई होगा। कैसे? ये आता है एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। अभी एकदम अच्छे से समझा दूंगा। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। तो यहां से आ जाएगा एम बाई ई आई। ठीक है, ई आई इधर आ जाएगा तो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू 1/r। ये चेक कर लो भाई। आपको थोड़ा सा जगह लेके समझाऊंगा मैं यहाँ पे। थोड़ा जब जानकारी हो जाएगा ना तब आपको मजा आएगा समझने में कि अच्छा ऐसे पढ़ा जाता है, बेंडिंग ये होता है, क्यों पढ़ते हैं बेंडिंग। ठीक है, सो अब इसको इसको देखो तो, ये दोनों को देखो पहले, इसको और इसको देखो। कोई भी नेचर ऑफ लोड लग रहा होगा बीम पे तो बीम का देखो ई आई क्या है, ई एन आई। ये ई तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल साइंस में भी आपने पढ़ा ही है। और आई जो है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। थोड़ा दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आप एक बुक लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू गाइस, अगर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, अगर कैमरा के हिसाब से दिखा देता हूँ तो पहले एक चीज समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है? अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले लिया ऐसे करके, तो आप लोग बताना तो आई का वैल्यू। हाँ, तो रेक्टेंगुलर बॉडी ये की है, ये बी है, दिस इज बी, दिस इज डी। एक एक्सिस ऐसे हो सकता है एक्स एक्स, और एक एक्सिस ऐसे हो सकता है वाई वाई। तो आई का वैल्यू एक्स एक्स के अबाउट कितना होगा गाइस? जिशान कितना होगा? बाकी लोग भी बता बी डी सकते। क्यूब बाई 12। एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12। वेरी गुड। तो जो एक्सिस जिस डायमेंशन को कट कर रहा है, जैसे कि एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू डायमेंशन ऑफ डी पैरेलल टू बी, जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब आएगा। जैसे कि आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब बाई 12 होगा। देखो, तो आई वाई वाई इज कटिंग बी। याद करने का तरीका, ठीक है, कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है इसके पीछे। डी बी क्यूब बाई 12। तो अगर बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख दो, डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख दो, तो आप नोटिस करोगे एक चीज कि बी डी क्यूब यानी कि डी जो है, दिस डी, दिस इज क्या, कितना है? डी इज मोर। तो आपको ये समझ में आएगा कि डी का क्यूब 10 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, तो डेफिनेटली आई एक्स एक्स जो है वो आई वाई वाई से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? आई एक्स एक्स यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब यह होता है कि एरिया जो है उसको मोमेंट देने के लिए, यानी कि उसको घुमाने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए कितना डिफिकल्टी होगा या कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस का नाम है इनर्शिया। तो इनर्शिया आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो a body continues to be in the state of rest or in the state of motion until an external force is applied to it. The force is a medium by which a inertia of a body is changed. तो ज्यादा इनर्शिया यानी कि लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया होता है मास, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग रोटेशन के बारे में बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो मैंने उसको घुमाने के लिए जो मोमेंट इज अबाउट द rotational tendency. Am I clear all of you guys so far?
किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? तो आपको समझाता हूँ एक चीज. कैन यू सी मी? इफ आई एम विजिबल गाइस? नो? एम आई विजिबल? Yes, sir. एक चीज समझाता हूँ आपको. ठीक है. जैसे कि अगर आप मान लो, सॉरी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अपीयरिंग ऑन द कैमरा. तो अगर आप ये देखो, ये बुक देखो, ये बुक, सॉरी बैकग्राउंड की वजह से, ये बुक देखो, गेट का बुक है. ठीक है. सो इसमें अगर आप इसको देखोगे, जस्ट थोड़ा सा मैं इसको, एक मिनट, सॉरी गाइस. तो अगर आप यहां देखोगे इसको, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप बुक को लेते हो, तो ये वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस होगा गाइस, ये वाला. इसके अबाउट एक्स एक्सिस होगा इधर से. तो इसके वाई एक्सिस के अबाउट आराम से रोटेट कर सकते हैं बुक, क्योंकि उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कम है. लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करना चाहो, यू कांट, ये बेंड हो जाएगा. यू कांट जस्ट रोटेट. तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इट कैन रोटेट, आप देख सकते हो, इट कैन रोटेट गाइस. लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज हायर इनर्शिया वैल्यू. सो ये चीज काम आता है डिजाइनिंग में. ठीक है गाइस? सो दिस थिंग इज इन डिजाइनिंग. जब भी आप कोई भी डिजाइन करोगे, आपके घर के ऊपर जो बीम लगा हुआ होगा उसको देखना. बीम का नेचर ऐसे है गाइस, ऐसे ऐसे बनता है. क्योंकि ऊपर से लोड लग रहा होगा तो बेंड होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, एक्स के अबाउट. तो एक्स के अबाउट डायमेंशन ज्यादा होगा, तो रोटेट ही नहीं करेगा, बेंड ही नहीं होगा. बेंड नहीं होगा क्योंकि आई का वैल्यू ज्यादा होगा. आई का वैल्यू ज्यादा होगा तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा होगा. फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा होगा तो मटेरियल में स्ट्रेस कम आएगा. देखो डिनोमिनेटर में है ये, तो ई आई का वैल्यू ज्यादा तो सिग्मा कम. तो हायर वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज इंडिकेटिव ऑफ हायर स्टिफनेस एंड लोअर डिफ्लेक्शन. काम खत्म. अब आपको ये समझाता हूँ एक चीज यहाँ पे. m बाई आई इज इक्वल टू m बाई ई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई आर, ऐसे है कैसे. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज समझो. तो अभी डिफ्लेक्शन से रिलेट किया ना यहाँ पे, मैं स्ट्रेस पे तो नहीं किया. हायर स्टिफनेस चलो ठीक है, लोअर डिफ्लेक्शन. अब एक बात बताओ तो गैस, अगर मैं एक इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ और एक इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो किसका रेडियस ज्यादा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन हैज ए हायर रेडियस, ज्यादा रेडियस है गैस. तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो कर्वेचर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अगर ऐसे जाता हूँ गैस, तो यहाँ छोटा कर्वेचर है, दिस इज स्मॉल कर्वेचर. यानी कि जब भी कर्वेचर ज्यादा करोगे तो उसका रेडियस छोटा होता जाएगा, देखो. और कर्वेचर कम करते जाओगे, आर्क ज्यादा बड़ा होगा, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा गैस. यानी कि बीम अगर बेंड होता है, तो एक बीम अगर ज्यादा बेंड हो गया ऐसे करके, और एक बीम थोड़ा सा बेंड हो ऐसे करके, तो ये बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा. देखिए, क्योंकि उसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, दोनों जहां के मिला तो सेंटर. और इसको देखो, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, तो एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2 इज लेस देन दिस. आप देखो, तो मैंने क्या समझाया आपको, m बाई आई इज टू सिग्मा बाई वाई इज टू ई बाई आर. अब देखो m बाई ई आई, और एक बार 1 बाई आर को देख लो, या फिर r इज इक्वल टू ई आई बाई एम. फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जितना ज्यादा, उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बीम उतना कम बेंड होगा, उतना कम डिफ्लेक्शन होगा गाइस. दैट विल बी द लेस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन. देख लो, तो बीम का इस केस में डिफ्लेक्शन इतना ही है, और इस केस में डिफ्लेक्शन इतना हो गया. So this is how you relate what is equation of pure bending. This is how you understand what is engineering behind all of the things that you study. Very very important. ठीक है. A shaft with circular cross section is subjected to pure twisting moment. The ratio of maximum shear stress to major principal stress is
ऑल ऑफ यू को बता सकते हैं क्या होगा इसमें? शाफ्ट विद सर्कुलर इज प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग दिया जा रहा है इसमें। तो आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं होगा तो इसमें इसमें आप खुद सोच के बता सकते हो मेरे को। शाफ्ट विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कमफेरेंस पे, एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए, कितना होगा गाइस ऑल ऑफ यू? एनीवन? देखो एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, प्लीज पे अटेंशन। आप लोग को मालूम है टाउ मैक्स का रिलेशन मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कितना होता है? दिस इज इक्वल टू जिसन sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 का मॉड लेते हैं, यानी कि अगर 2D स्ट्रेस सिस्टम है तो 3D होगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आएगा, बट अभी इसको छोड़ते हैं। सिग्मा 1 होता है सिग्मा मेजर, सिग्मा 2 होता है सिग्मा माइनर। जनरली माइनर इन केस ऑफ प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट 0 होगा सिग्मा माइनर, और सिग्मा मेजर रह जाएगा। तो टाउ मैक्स बाय सिग्मा मेजर इज व्हाट ऑल ऑफ यू? हाँ 0.5। कोई भी डाउट होगा तो बताना। देखो ये सब चीज पे मैं अभी ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है अभी, तो वी विल सी आने वाला टाइम में। अगर आपको कल अभी रात में कुछ डाउट आता है कि सर एक बार ट्विस्टिंग मूवमेंट समझना है या फिर सर एक बार कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन समझना है, काइंडली लेट मी नो, आई विल हेल्प यू द एंटायर डे टुमारो। मैं हो सकता है कल पूरा 8-9 घंटा भी पढ़ा दो, आप लोग मेरे साथ ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है guys। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? आपका है लीनियर स्ट्रेन यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेन, और आपका इसका आता है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन है। फिर आपका आता है शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन टॉर्सन में भी आता है, शियर स्ट्रेन डायरेक्ट डायरेक्ट शियर स्ट्रेन भी आता है। तो व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अभी मैं नहीं लिखूंगा आपके लिए, इसको क्वेश्चन को करना है मुझे। ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं कोई? जिसान कोई सा है तो क्वेश्चन टू Yes, sir. Correct. कहने के कोड़ा है तो डिफरेंशियल मेथड। Yes, sir. हाँ क्या बोलते हो डिफरेंशियल मेथड? अब आपको सबको बताता हूँ मैं, कोई घबराना मत गाइस, ये सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो मैंने नोट्स में अपना लिख रखा था ये, और ये जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, ये जो टॉपिक जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फील्ड एट ए पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट फील्ड का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये आपको वेक्टर से बताया जा रहा है। 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन 3D डायग्राम में हो रहा है, तो वो फंक्शन है। दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन एट 2 माइनस 3 माइनस 1। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन, इस वो भी समझ लें। तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं guys। एक वी राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस को हम लोग मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से कैसा होता है guys, एक होता है सिग्मा एक्स एक्स, इधर सिग्मा वाई वाई, इधर सिग्मा जेड जेड। तो पहला पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो प्लेन, दूसरा है डायरेक्शन। प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो ऐसे करके है guys। तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको एक्स प्लेन बोलेंगे, और वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको वाई प्लेन बोलेंगे, और जेड डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको जेड प्लेन बोलेंगे। तो एक्स प्लेन में, एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स एक्स, वाई प्लेन पे वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई वाई, जेड प्लेन पे जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड जेड। अब एक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो इधर आपके पास आ गया सिग्मा एक्स एक्स। तो एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन में, तो टाउ एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, फिर इधर जो शियर स्ट्रेस आएगा टाउ एक्स प्लेन पे जेड डायरेक्शन, वैसे लिखा जाता है एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन। तो इधर देखना एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स एक्स एक्स, सारा कुछ एक्स 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 मिलेगा, वाई 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 जेड जेड जेड, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आएगा टाउ एक्स वाई की जगह, यहाँ पे वाई प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, वाई प्लेन पे जेड डायरेक्शन में, जेड प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, जेड प्लेन पे
वाई डायरेक्शन में। ये लिखने का तरीका है स्ट्रेस। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन को भी हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं गाइस। तो सिग्मा एक्स एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन वाई वाई। एप्सिलॉन वाई वाई क्या होता है? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेन आएगा, एप्सिलॉन जेड जेड। और शियर स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेन आता है। शियर स्ट्रेन दिखता कैसा है? अगर ये बॉडी है ऐसे करके, इफ बॉडी समथिंग लाइक दिस, और उस पर हम लोगों ने ऊपर से ऐसे करके एक लोड लगा दिया टेंजेंशियली, तो बॉडी जो है वो डिफॉर्म कर जाएगा ऐसे करके। बॉडी जो है डिफॉर्म कर जाएगा ऐसे, ऐसे करके डिफॉर्म किया है यहाँ पे। तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को शियर स्ट्रेन बोलते हैं। दिस इज ई ओनली, ये फाई के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव एक्स वाई बाई टू, फाइव एक्स जेड बाई टू, ये हो जाएगा फाइव वाई एक्स बाई टू, फाइव व्हाट वाई जेड बाई टू, फाइव जेड एक्स बाई टू, फाइव जेड वाई बाई टू मिलके फाइव हो जाएगा गाइस, बिकॉज फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव वाई एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होता है इसलिए। नॉट गोइंग टू डिप, समझने के लिए अभी समझ लो अच्छे से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वन ही होगा गाइस, सॉरी मिलके फाइव हो जाएगा, फाइव फाइव एक्स वाई प्लेन में। तो दिस इज शियर स्ट्रेन, एक्स वाई प्लेन पे होता है। तो शियर स्ट्रेन वैल्यू मेजर करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे आपको u का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल U दिया हुआ है। तो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 5x² प्लस 3y। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस, बार बार आएगा, नेक्स्ट इस साल भी आएगा आप लोग को। 5x प्लस ट्वाइस जेड, 5x प्लस ट्वाइस जेड जे जे प्लस 3x² ट्वाइस वाई स्क्वायर जेड, 3x² 2y² प्लस जेड के। u का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये u है, ये v है, ये w है। इतना तो पता ही होगा वेक्टर एनालिसिस के थ्रू से। तो जब भी हम लोग x, ये फॉर्मूला याद रखना गाइस, हाँ अभी के लिए। ये मैंने कराया भी हुआ है क्लास में, यानी कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जिसा ना যদি তোমালোকে ভিডিও চাইছা টার্গেট একাডেমি, তাতে লিখা আছে এটো পুরো গোটেখিনি লিখা আছে না। Yes, sir. Asset. डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, इसका टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है आज में कभी भी कि मेरा नोट से बाहर आ गया होगा कोई भी आंसर या क्वेश्चन। तो आई हैव एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू, नाउ सिंस u में x और y का फंक्शन है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल u बाई डेल x। तो सिंस ये x डायरेक्शन हुआ, देखो ये x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट में x कंपोनेंट का स्ट्रेन निकालने के लिए x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई हैव d बाई u का वैल्यू डेल बाई डेल x, 5x² प्लस 3y। तो कितना हो जाएगा इस 10x होगा ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो बताना, हाँ। और ये जो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फिर एप्सिलॉन वाई वाई, सो या फिर एप्सिलॉन वाई ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई। वी कितना है 3x प्लस ट्वाइस जेड, वाई के टर्म्स में ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, आंसर 0। फिर आता है एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड 3x² प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1। आपको कौन सा पॉइंट में निकालने बोला है? यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द पॉइंट, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेन एट पॉइंट 2 minus 3 1, 2 minus 3 1। तो जब हम लोग 2 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को एप्सिलॉन एक्स जो है वो मिल जाएगा कितना, ऑल ऑफ यू 2 मिल जाएगा, ऑल ऑफ यू 20। तो एप्सिलॉन एक्स ये पॉइंट पे 10 इंटू 2 20 यूनिट्स, एप्सिलॉन वाई 0, एप्सिलॉन जेड 1। फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हो गया। अब आता है मोर इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे टाउ के बारे में। टाउ एक्स वाई जो कि टाउ वाई एक्स के बराबर है, सॉरी टाउ बोलता है 5x वाई। तो 5x वाई इज ऑल्सो 5y(x)। इसको लिखने का तरीका, सिंस x और y पे है, देखो xy प्लेन पे है, तो xy प्लेन पे u और v से मतलब है।
यू और वी से मतलब है, इसमें उल्टा कर दो, डेल यू बाय डेल वाई कर दो प्लस डेल वी बाय डेल एक्स कर दो। जिसान, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो डेल यू बाय डेल वाई, यू को एक्स कंपोनेंट को वाई के टर्म्स में, वाई कंपोनेंट को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, 5x स्क्वायर प्लस 3y को अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो यू विल गेट 3, क्योंकि 5x स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। और v को अगर x के टर्म्स में v को, दिस इज v, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 3 ही आएगा, दिस विल बी 6 यूनिट्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ विल हैव 5yz इज इक्वल टू 5zy। अब देखो तो y और z है, तो y और z में क्या होगा, v और w, तो w को y के टर्म्स में और v को z के टर्म्स में, यानी कि z के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो। तो हम लोग के पास ये u था, ये v था, ये w था। ठीक है, तो w को y के टर्म्स में करेंगे, तो देखो तो y के रेस्पेक्ट में ये 0 ये 0, तो आई हैव 4y प्लस, और v को z के टर्म्स में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज v, इसको z के टर्म्स में, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आई गेट 2। तो अगर कितना है पॉइंट्स, 2 -1 3, तो पुट करो, तो -4, 2 -1 3 पे पुट कर रहे हैं, तो 4 इंटू -1 -4 प्लस 2 -2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? ऑल ऑफ यू, सब किसी से पूछ रहा हूँ यहाँ पे, इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस और नो? कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना। हाँ, एक्स जेड, तो ये क्या है, यहाँ पे u है और w है, सो डेल w बाई डेल x और डेल u बाई डेल z ऐसे होगा। तो w क्या है, ये w को अगर हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट पे, तो हम लोग को 6x मिलेगा, प्लस u को अगर z के कम टर्म्स में करते हैं तो u में कोई भी z टर्म्स है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और 2 -1 तो ये 12 हो जाएगा। तो 6 यूनिट, 6 -2 12, और 10 0 1, सॉरी 20 0 1, तो आपको सब Sir, कुछ मिल 2 minus 3, 1 is 0.2. 2 -3 होना से लेके, ओ सॉरी यार, सॉरी 2 -3 देखा, थोड़ा सा गलती हो गई इधर, आई डिडंट लुक अप इनटू द क्वेश्चन, सॉरी, माफ कर दीजिएगा। 2 -3 1, तो हमारे पास 4 इंटू -3 कितना, -12 प्लस 2, सो हमारे पास -10 आ जाएगा। जिसान करेक्ट ना? ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे 6x प्लस 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 12, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 20 0 1, तो एप्सिलॉन x इज 20, एप्सिलॉन y इज 0, एप्सिलॉन z इज 1, टाउ y x जो है यहाँ पे 2 बाई 2 करके लिखते थे ना, तो 6/2, ये भी 6/2, ये और zx और xz 12/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/2, और yz एंड zy एक ही साथ, तो -10/2 -10/2, काम खत्म। दिस इज हाउ यू राइट डाउन द स्ट्रेन कंपोनेंट्स, दिस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ये। सो ये लिखने का तरीका, ये हमेशा याद रखना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो है स्ट्रेन का, वो याद रहे आपको कैसे लिखा जाता है। फिर से एक बार देख लो, एप्सिलॉन x इज डेल u बाई डेल x, एप्सिलॉन y इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, एप्सिलॉन z, so I'll have एप्सिलॉन z इज इक्वल टू डेल w बाई डेल z, ये रहा। और हमारे पास फाई आएगा xy इज इक्वल टू 5yx, तो डेल u को y के टर्म्स में और डेल v को x के टर्म्स में, फाइन। सो डेल सॉरी 5yz और zy सेम होगा, तो डेल w को डेल y के टर्म्स में, यानी कि w को y के रेस्पेक्ट में और v को z के रेस्पेक्ट में करने का है, और यहाँ पे xz इज इक्वल टू 5zx, सो यहाँ पे आएगा डेल w बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल z। ये ध्यान रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, आपका सॉल्व हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन पे मैं बाद में आता हूँ एक बार, हाँ, ये कराया भी हुआ हूँ, इसमें एक चीज मिस हो रहा था, मैं देखता हूँ, तो बड़े न्यूमेरिकल्स को
व्हाट इज द डिनर टाइम गाइस, ऑल ऑफ यू? क्या क्या डिनर टाइम है आपका? पीजी एंड हॉस्टल्स, क्या है डिनर टाइम गाइस? कुछ तो बोल सकते हैं ऑल ऑफ यू? ডিনার টাইম তো কিবা হব? হোস্টেলত থাকা কেটা? 9 9 PM, बजे को है सर। 9 बजे को है। एक काम करते हैं, अभी के लिए ये चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 9:45 से क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से डेल्टा रेसेट, ये सब चीज के स्ट्रेन रेसेट के बारे में। तो आप लोग उस टाइम पे आना, मैं आप लोग को बाकी का 3-4 न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। might be it might take time till 11:30 or something, but we'll continue to do that. Is it fine, all of you? Let's meet after dinner, Yes. guys.